मिटफर्ड बहनें ब्रिटिश अभिजात वर्ग की सदस्य थीं, जो 1930 के दशक में अक्सर विवादास्पद कारणों से बदनाम हो गई थीं। इन 6 बहनों को डचेस, फासीवादी, कम्युनिस्ट, नाजी, उपन्यासकार और दूसरी वाली कहा जाता था। तो आखिर ये इतनी विवादास्पद क्यों थीं? हम आज भी इनके बारे में क्यों उत्सुक हैं? पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। मिटफर्ड परिवार, जिससे 6 मिटफर्ड बहनें आई थीं, अपनी उत्पत्ति इंग्लैंड में 11वीं सदी में नॉर्मन विजय से भी पहले तक खोज सकता है। विलियम द कॉन्करर जब इंग्लैंड को जीतने के लिए अपने नॉर्मन शूरवीरों के साथ फ्रांस से आया, तब परिवार के मुखिया सर जॉन डी मिटफर्ड थे, जो स्कॉटलैंड की सीमा पर देश के उत्तर में स्थित नॉर्थम्बरलैंड के मिटफर्ड कैसल पर शासन करते थे। अविश्वसनीय रूप से मिटफर्ड परिवार ने अगले 800 वर्षों तक यहां अपनी जागीर कायम रखी। बहनों के पिता डेविड बर्ट्रैम ओगिल्वी फ्रीमैन मिटफर्ड थे, जो अंग्रेजी कुलीन उपाधि प्रथा में रेडिसडेल के दूसरे बैरन थे। वह अपने अजीब व्यवहार के लिए मशहूर थे, फिर भी परिवार सफल था। उदाहरण के लिए, उनके परदादा 19वीं सदी की शुरुआत में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार थे। उनकी मां सिडनी बाउल्स थीं, जिनके पिता थॉमस संसद सदस्य, प्रमुख लेखक और प्रकाशक थे, जिन्होंने मूल वैनिटी फेयर सहित कई प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रिकाएं शुरू की थीं। डेविड और सिडनी ने 1904 में शादी के बाद 7 बच्चों को जन्म दिया। सबसे बड़ी नैन्सी का जन्म उनकी शादी के कुछ महीनों बाद हुआ था। पामेला का जन्म 1907 में हुआ था और उसके तुरंत बाद जनवरी 1909 में उनके इकलौते बेटे थॉमस का जन्म हुआ। उनकी तीसरी बेटी 1910 में पैदा हुई थी। कुछ समय का अंतराल रहा, फिर यूनिटी का जन्म अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद हुआ, जिसमें डेविड ने फ्रांस में सेवा दी थी। जेसिका का जन्म 1917 में हुआ था और अंत में डेबोरा का जन्म 1920 में हुआ। थॉमस करीब 35 साल की उम्र तक ही जीवित रहे, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में प्रशांत क्षेत्र में सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बहनों में से लगभग सभी ने लंबी उम्र पाई। इनकी जिंदगी पर उनके माता पिता का गहरा प्रभाव था। जहां डेविड कट्टरपंथी रूढ़िवादी थे, वहीं सारा ने 1930 और 1940 के दशक में फासीवाद की ओर झुकाव रखा था। आखिरकार इससे 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका अलगाव हो गया। लेकिन जैसा कि आप अभी देखेंगे, मिटफोर्ड परिवार की राजनीतिक विवाद और भी गहरे थे। मिटफोर्ड बहनों की सबसे बड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता और अव्यवस्थित स्वभाव के लिए पहचान बनाई। लड़कियों की परवरिश अलग थलग रही, उन्हें घर पर अव्यवस्थित रूप से पढ़ाया गया और दोनों माता पिता दूर और सनकी थे, जिससे उन्हें परेशानी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि नैन्सी ने उनके घर बैट्सफोर्ड हाउस की विशाल लाइब्रेरी का सहारा लिया। यहीं उनकी साहित्यिक महत्वाकांक्षाएं पहली बार जगीं। 1922 में 18वां जन्मदिन मनाने पर नैन्सी को ब्रिटिश उच्च समाज से परिचय मिला और वे अंतर्युद्ध काल में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनी, जहां उन्होंने इवलिन वॉ और जॉन बेडजेमन जैसे प्रतिष्ठित लेखकों से दोस्ती की। ये वही समय था जब वे तथाकथित ब्राइट यंग थिंग्स की सबसे चर्चित सदस्यों में थीं, जो ब्रिटिश अभिजात और उच्च मध्यवर्गीय युवाओं का एक समूह था और 1920 के दशक में प्रसिद्ध हुआ। ब्रिटेन में वे अपनी पार्टियों और शराबखोरी के साथ साथ कलात्मक और साहित्यिक कृतियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसी दौरान 1933 में उन्होंने पीटर रॉड से शादी की, जो सर रोनाल्ड रॉड के बेटे थे, जो एक ब्रिटिश राजनयिक और राजनेता थे। ये एक असुखी शादी थी, जिसे नैन्सी ने केवल इसलिए किया क्योंकि अर्स्किन हैमिश, जो अर्ल ऑफ रॉसलिन के बेटे थे, के साथ लंबा प्रेम संबंध होने के बावजूद वो शादी में नहीं बदल सका। ऐसा लगता है कि नैन्सी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हैमिश समलैंगिक थे और वास्तव में एक समय पर वो उनके छोटे भाई टॉम के साथ रिश्ते में भी रह चुके थे। 1930 के दशक में ही नैन्सी ने पहली बार लेखन पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया और द लेडी में नियमित स्तंभकार का पद हासिल किया, जो उनकी ननिहाल के दादा द्वारा स्थापित पत्रिकाओं में से एक थी। 1931 में उन्होंने पहला उपन्यास हाईलैंड फ्लिंग प्रकाशित किया, जो उनके 8 उपन्यासों में से पहला था। 1930 के दशक के अंत तक भले ही उनकी शादी टूट रही थी और वे 1957 तक तलाक नहीं लेंगे, नैन्सी और रॉड
मूल रूप से 1930 के दशक के अंत से ही अलग अलग रहने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में नैन्सी का संबंध फ्रांसीसी अधिकारी गैस्टन पालिव्स्की से था, जो 1940 की गर्मियों में फ्रांस पर नाजियों के कब्जे के बाद इंग्लैंड आ गए थे। उनके बीच एक जुनूनी प्रेम संबंध शुरू हुआ और यह स्पष्ट है कि वह उनके जीवन का सच्चा प्यार थे। 1945 में युद्ध के बाद वे फ्रांस में साथ रहने लगे और यहीं उनके साहित्यिक करियर का दूसरा अहम चरण शुरू हुआ। ये एक इतिहासकार के रूप में था और 1950 के दशक में उन्होंने 18वीं सदी की प्रमुख हस्तियों जैसे कि फ्रांस के राजा लुई चौदहवें, प्रशिया के फ्रेडरिक महान, मैडम पोम्पादूर और फ्रांसीसी प्रबुद्ध विचारक वोल्टेयर पर प्रशंसित जीवनी संबंधी अध्ययन प्रकाशित किए। दुर्भाग्यवश पालेवेस्की से उनका रिश्ता समय के साथ खत्म हो गया और 1960 के दशक में वे कैंसर से बीमार रहने लगीं। आखिरकार उनकी मृत्यु 1973 में पेरिस में हो गई। कई मायनों में पामेला ने मिथफोर्ड बहनों में सबसे कम उल्लेखनीय जीवन जिया। हालांकि जैसा कि आप देखेंगे, उनके कुछ भाई बहनों ने गलत कारणों से भी खूब ध्यान आकर्षित किया। वह निजी स्वभाव की थीं, सादा देहाती जीवन पसंद करती थीं, इसलिए उन्हें शांत मिथफोर्ड और भूली हुई बहन कहा जाता था। फिर भी 1936 में उनकी शादी डेरेक जैक्सन से हुई, जो एक अमीर और प्रतिष्ठित परमाणु भौतिक शास्त्री थे, और इसने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया, खासकर इसलिए क्योंकि जैक्सन कुख्यात उभयलिंगी थे, जिन्होंने अंततः 6 बार शादी की और कई अफेयर्स किए। वो कट्टर यहूदी विरोधी भी थे। वे घुड़सवारी के शौक के कारण एक दूसरे के करीब आए, लेकिन आखिरकार 1951 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद पामेला एक इतालवी घुड़सवार महिला ज्यूडिटा टोमासिनी की करीबी साथी बन गईं। यह व्यापक रूप से संदेह किया जाता है कि उनके बीच एक यौन संबंध था और पामेला स्वयं उभयलिंगी थीं। हालांकि 1970 के दशक की शुरुआत में उनका रिश्ता टूट गया, जिसके बाद पामेला ने कॉट्सवोल्ड्स और लंदन में एक शांत जीवन बिताया। 1994 में पामेला सीढ़ियों से गिर गईं और उनकी टांग में 2 हड्डियां टूट गईं। ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हुईं और 12 अप्रैल 1994 को 86 वर्ष की उम्र में अस्पताल में उनका निधन हो गया। मिथफोर्ड बहनों में बीच की बहनें डायना और यूनिटी निस्संदेह सबसे विवादास्पद थीं। उन्होंने अपनी मां पर गई थीं, जिनकी राजनीति विवादित थी और जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवाद का समर्थन छोड़ने से इनकार किया। यह एक गुण था जो एकमात्र मिथफोर्ड लड़के टॉम में भी था, जो 1920 के दशक के अंत में बर्लिन की यात्रा के दौरान नाजीवाद से जुड़ गए थे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में इटालियनों या जापानियों से लड़ने भेजा गया, क्योंकि उन्होंने जर्मनों से लड़ने से इनकार किया। डायना का फांसीवाद से जुड़ाव खुलेआम था। उन्होंने 1929 में 19 साल की उम्र में ब्रायन वॉल्टर गिनीस से शादी की थी, जो माउएन की बैरोनी के उत्तराधिकारी थे। लेकिन ओसवाल्ड मोस्ले से मिलने के बाद, जो उनसे 14 साल बड़े थे, डायना की यह पहली शादी जल्द ही टूटने लगी। मोस्ले ब्रिटेन के निम्न कुलीन वर्ग से थे और 1920 के दशक में उभरते हुए नेता थे। 1929-1931 में उन्होंने रैमजे मैकडॉनल्ड की लेबर सरकार में लैंकेस्टर की डची के चांसलर के रूप में सेवा दी। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश राजनीति से निराश हो गए, जबकि यूरोप का बड़ा हिस्सा चरम विचारधाराओं की ओर बढ़ रहा था। वॉल स्ट्रीट क्रैश और महामंदी की शुरुआत के बाद मोस्ले ने 1932 में ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट्स की स्थापना की। इसी समय के दौरान उनकी और डायना की मुलाकात एक गार्डन पार्टी में हुई। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन डायना ने अपने पहले पति को छोड़ दिया और मोस्ले की पत्नी 1933 में चल बसी। इसके बाद उनका प्रेम संबंध लगातार आगे बढ़ता गया। वे 1936 में बर्लिन में जर्मन प्रचार मंत्री जोसेफ गॉयबल्स के घर पर शादी के बंधन में बंधे। यह उल्लेखनीय है कि इस समारोह में एडोल्फ हिटलर भी उपस्थित थे। 1930 के दशक में ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट्स को कुछ समर्थन मिला, लेकिन सितंबर 1939 में जर्मनी से युद्ध शुरू होते ही वे बिखर गए। 1940 में जर्मनी ने पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण किया और ब्रिटेन पर ब्लिट्ज के बाद
ओसवाल्ड और डायना को सरकार ने कैद कर लिया। वे वहां 1943 तक रहे। तब तक युद्ध जर्मनी के खिलाफ हो चुका था और मोस्ली जैसे लोगों को अब ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नहीं माना जाता था। संघर्ष के बाद वह और ओसवाल्ड ब्रिटेन में नहीं रह सके और फ्रांस चले गए। वहां डायना ने युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण साहित्यिक करियर विकसित किया। यूरोपियन नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें फासीवादी झुकाव था, और कुछ समय के लिए द न्यू स्टेट्समैन में समीक्षा लेखिका भी बनी। वह अपने फासीवादी अतीत के लिए 2003 में पेरिस में 93 वर्ष की उम्र में मृत्यु तक कभी पछतावा नहीं करती थीं। डायना की छोटी बहन भी उनके फासीवाद समर्थन में साथ थीं। यूनिटी का जन्म 1914 में हुआ और 1930 के दशक की शुरुआत में वो युवावस्था में पहुंची, जब यूरोप का राजनीतिक माहौल तेजी से ध्रुवीकृत हो रहा था। वो अपनी बहन जेसिका के साथ कमरा साझा करती थीं, जिसकी सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। किशोरावस्था में उन्होंने कमरे को चौक से बांट दिया था। यूनिटी ने अपने हिस्से में नाजी स्वस्तिक और हिटलर की, जबकि जेसिका ने कम्युनिस्ट हथौड़ा हसिया और लेनिन की तस्वीर लगाई थी। युवावस्था में प्रवेश करते ही यूनिटी अपनी बहन डायना के ओसवाल्ड मोस्ले से संबंध के कारण ब्रिटिश और जर्मन फासीवाद की ओर आकर्षित हो गईं। 1933 में जब वो सिर्फ 19 साल की थीं, दोनों बहनों ने नाजी पार्टी की रैली में भाग लिया था, जो नूरनबर्ग शहर में आयोजित हुई थी। ये यहाँ की पहली बड़ी भव्य रैली थी जब नाजी पार्टी ने जर्मनी में सत्ता अपने हाथ में ली थी। यूनिटी अगले साल जर्मनी लौटी ताकि म्यूनिक के एक भाषा स्कूल में पढ़ाई कर सकें, लेकिन उनका असली मकसद शायद हिटलर से व्यक्तिगत रूप से मिलना था, जो कुछ महीनों बाद उन्होंने कर दिखाया। ये स्पष्ट है कि वो नाजी तानाशाह को रिझाने की कोशिश कर रही थीं, जो उनसे 25 साल बड़े थे, और 1935 और 1936 के दौरान उन्होंने उनके साथ अपनी नजदीकियां और बढ़ाने की कोशिश की। ये प्रयास अंततः व्यर्थ साबित हुए, क्योंकि 1930 के दशक के मध्य में हिटलर का संबंध ईवा ब्राउन के साथ और गंभीर हो गया था। लेकिन इसके बावजूद यूनिटी नाजी नेतृत्व के आंतरिक घेरे का हिस्सा बन गईं। 1936 तक उनका कट्टर यहूदी विरोध, जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों जैसे डायना और टॉम से भी था, स्पष्ट हो गया था, और जर्मनी में उनकी गतिविधियों के कारण उन पर MI5 द्वारा नजर रखी जा रही थी। सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ने पर हिटलर ने यूनिटी और उसकी बहन डायना को घर ब्रिटेन लौटने की सलाह दी। यूनिटी बहुत परेशान थीं और उन्होंने सिर में गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। हिटलर ने उनके मेडिकल बिल चुकाए और वह कुछ हद तक ठीक हुईं। आखिरकार 1940 की शुरुआत में यूनिटी इंग्लैंड लौट आईं, लेकिन चोटों के कारण उनका दिमाग प्रभावित हुआ और वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाईं। उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू तब सामने आया जब माना गया कि वो प्रसूति अस्पताल में भर्ती हुईं और कुछ समय बाद बच्चा जन्म देकर उसे गोद दे दिया। इससे जुड़े रिकॉर्ड्स अस्पष्ट हैं और इसी वजह से दशकों से अटकलें बढ़ती गई हैं। उस एकता से हिटलर का एक बच्चा पैदा हुआ था, जो 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में कहीं ब्रिटेन में रह रहा था, शायद अपनी ही पैदाइश के बारे में अनजान। इस अनुमान का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर युद्ध के दौरान यूनिटी ने बच्चा जन्मा भी था, तो संभवतः उसके पिता RAF के पायलट जॉन एंड्रयूज थे, जिनके साथ उस समय यूनिटी का थोड़े समय का संबंध था। 1939 में आत्महत्या के प्रयास के कारण हुई लगातार जटिलताओं के चलते 1940 के दशक में यूनिटी की सेहत बिगड़ती चली गई। 1948 में 33 वर्ष की उम्र में सिर में गोली से मस्तिष्क की सूजन और मेनिंजाइटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहां डायना और यूनिटी 1930-40 के दशक में ब्रिटिश और जर्मन फासिस्टों से जुड़ी थीं, वहीं उनकी छोटी बहन जेसिका ने बिल्कुल विपरीत राजनीतिक विचारधारा अपनाई। उसने अपनी पारंपरिक परवरिश का विरोध किया और माता-पिता की राजनीति की आलोचना की। 19 साल की उम्र में उसने अपने दूसरे चचेरे भाई एस्मंड रोमिली से विद्रोह स्वरूप शादी कर ली, जो स्पेनिश गृह युद्ध में कम्युनिस्टों के साथ सेवा कर लौटे थे। 1930 के दशक के अंत में उन्होंने उत्तरी अमेरिका में समय बिताया, लेकिन वे हमेशा पैसों की तंगी में रहे।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे कनाडाई वायुसेना में भर्ती हुए, लेकिन नवंबर 1941 में नाजी जर्मनी पर बमबारी मिशन से लौटते समय उनका विमान लापता हो गया और वे शहीद हो गए। जेसिका के जीवन का दूसरा अध्याय 1943 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक अधिकार वकील रॉबर्ट ट्रॉहफ से शादी की। वे कैलिफोर्निया चले गए, जहां अगले साल वो अमेरिकी नागरिक बन गईं। वहां दोनों ने अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की और इसी गतिविधि के कारण 1950 के दशक के मध्य में सीनेटर जोसेफ मैकार्थी के रेड स्केयर के चरम पर उन्हें हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी के सामने बुलाया गया। हालांकि वास्तव में 1960 के दशक में ही जेसिका की प्रसिद्धि बढ़नी शुरू हुई, जब वो अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध खोजी पत्रकारों में से एक बन गईं। अमेरिका में अंतिम संस्कार उद्योग से लेकर जेल प्रणाली तक हर चीज के काले पहलू उजागर किए जाते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें आत्मकथा ऑन द रिबल्स भी है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की अनोखी राजनीति और पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया। अन्य बातों के अलावा जेसिका मिटफोर्ड की पत्रकारिता में उनके साहसी राजनीतिक विश्वासों के लिए क्रिस्टोफर हिचेंस और जे.के. रोलिंग जैसी हस्तियों ने सराहना की है। उनका निधन 1996 में फेफड़ों के कैंसर से 78 वर्ष की उम्र में हुआ। मिटफोर्ड बहनों में सबसे छोटी डेबोरा ने भी उल्लेखनीय जीवन जिया, लेकिन उनके कुछ बड़े भाई बहनों के कारनामों की तुलना में उनका जीवन थोड़ा फीका लगता है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लॉर्ड एंड्रयू कैवेंडिश से शादी की, जो डेवोनशायर के 10वें ड्यूक के बेटे थे। उनका परिवार ब्रिटिश अभिजात वर्ग के सबसे पुराने और सबसे धनी कुलों में से एक था। चैट्सवर्थ हाउस के लॉर्ड्स इंग्लैंड की प्रमुख कुलीन संपत्तियों में से एक पीक डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में है। डेबोरा की प्रसिद्धि उनके कुछ भाई बहनों से कम विवादास्पद थी। वो चैट्सवर्थ हाउस का सार्वजनिक चेहरा बनी और इसे इंग्लैंड के शानदार महलों में बदलने की देखरेख की, जिसमें बाग बगीचे और पर्यटक सुविधाएं शामिल थीं। साथ ही उन्होंने विशाल चैट्सवर्थ एस्टेट की परिधि पर स्थित कई छोटे गांवों के पुनर्विकास को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने चैट्सवर्थ, उसके इतिहास और वर्तमान पर किताबें लिखीं और महल के नवीनीकरण का नेतृत्व किया। इसका नतीजा ये है कि आज चैट्सवर्थ हाउस उत्तरी इंग्लैंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजनीतिक रूप से वह जेसिका की ओर अधिक झुकी हुई थीं और 1980 के दशक में वह वामपंथी, हालांकि अल्पकालिक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य भी बनी। जब डेबोरा का 2014 में 94 साल की उम्र में निधन हुआ, तो मिटफोर्ड बहनों की कहानी अपनी सभी विरोधाभासों और दिलचस्प उतार चढ़ावों के साथ समाप्त हो गई। नैन्सी के 1904 में जन्म के 110 साल बाद। मिटफोर्ड बहनों पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। संभवतः हर बहन पर अलग से एक वीडियो बन सकता था। तो अगर आप और गहराई से वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे जरूर बताएं, और अगर आपके पास कोई और सुझाव हैं तो वे भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और आप जानते हैं, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो अगली फॉरगॉटन लाइव्स में आप सबसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।